लास्ट बता दो। ये सब हो गया ना? आपने लिखा नहीं है पूरा? ओके। हेलो, नमस्ते, नमस्कार डॉक्टर्स, मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, भाई आप सुनो। आरएनए की बात, आज तो भरे भरे लग रहे हो, सब आगे होगा। आरएनए के प्रकार हमने देख लेते। एमटीआर, टीआरएनए की संरचना देखी थी। तो मुझे बताओ, अब रैंडम क्वेश्चन आपके लिए है, वो कौन सा आरएनए है जो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, सबसे कम, सबसे ज्यादा प्रतिशतता किसकी है? कौन रेखीय होता है? कौन टेम्पलेट की तरह काम करेगा? कौन राइबोसोम बनाएगा? किसे एडेप्टर घुलनशील छोटा आरएनए कहते हैं? वेरी गुड। अच्छा, टी आरएनए की वास्तविक संरचना कौन सी होगी? क्लोवर लीव के उल्टा एल, थ्री डी के टू डी? हाँ, थ्री डी। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, टीआरएनए में वो कौन सा लूप होता है जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ेगा? टी साई सी। वेरी गुड। कौन अमीनो अम्ल को जोड़ेगा? ट्राइवोचा। अच्छा, टीआरएनए में वो कौन सा लूप है जिस पर एंटीकोडॉन पाए जाते हैं? अभी क्या था? तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय रहेगा, फिर टीआरएनए हो गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अनुलेखन, और उसके लिए अनुलेखन इकाई क्या है और अनुलेखन क्या चीज है, वो एक बड़ा टॉपिक है। क्या आप तैयार हो? टेस्ट कैसा हुआ बेटा सबका? थोड़ा एक हाथ खड़ा कर दोगे? 600 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 600 से अबव? गर्ल्स 600, वेरी गुड। हाँ, क्या बात है, 600। हाँ, पूरा करो लड़कियां। वेरी गुड। हाँ बॉयज, 600 प्लस, वेरी गुड। यहाँ इस लाइन में क्या कम आ गया क्या? अब तो भी कैलकुलेट तो क्या होगा इसमें यार? टीआरएनए पूरा लिख लिया था ना आपने? टीआरएनए की संरचना पूरी लिख ली थी ना, सब बना लिया था क्या? अरे आवाज आ रही है भाई। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो अगर बेटा हम बात करते हैं अनुलेखन का मतलब क्या है, वो चीज हम समझने वाले हैं। डीएनए द्विरज्जुकीय होता है, सबको पता है डीएनए कैसा होता है बेटा? द्विरज्जुकीय। सबका ध्यान मेरी तरफ। अगर हम बात करते हैं कि जो डीएनए होता है, उसमें एक श्रृंखला की दिशा होती है 5 प्राइम एंड से 3, और दूसरी 3 से 5। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डीएनए की हम बात कर रहे हैं, द्विरज्जुकीय डीएनए, इस डीएनए के अंदर 5 से 3 वाली जो श्रृंखला होती है और एक 3 से 5 वाली। तो बेटा 5 से 3 वाली का नाम क्या होगा और 3 से 5 वाली का क्या नाम होगा? 3 से 5 वाली को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट। क्या कहते हैं बेटा? टेम्पलेट। और उल्टा इसका नाम होता है नॉन कोडिंग। अजीब है, काम यही आएगी पर क्या कहलाएगी? नॉन कोडिंग। आया? या
एंटीसेंस। क्या कहते हैं? एंटीसेंस। ये सारे इसके नाम हैं, श्रृंखला या रज्जु। जो 5 से 3 वाली होती है उसे हम कहते हैं कोडिंग या सेंस रज्जु या श्रृंखला। अब सवाल यह है कि अनुलेखन में भाग कौन लेता है? डीएनए लेता है, पर डीएनए की एक ही श्रृंखला भाग लेती है। और कौन सी भाग लेती है बेटा? टेम्पलेट या नॉन कोडिंग। इस टेम्पलेट या नॉन कोडिंग के पूरक हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं एक नया आरएनए बनेगा 5 से 3 की दिशा में, और इसको कहते हैं आरएनए या एमआरएनए। क्या कहेंगे बेटा? क्या चीज सीखी आपने कि डीएनए से आरएनए बनता है? ये सेंट्रल डॉगमा में पढ़ चुके हैं। पर क्या डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं भाग लेगी? नहीं। डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए निर्माण में भाग लेती, उसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट या नॉन कोडिंग या एंटीसेंस। क्यों कहते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। 3 से 5 वाली डीएनए की श्रृंखला टेम्पलेट कहलाएगी, और इसकी जो सूचना है वो पूरक क्रम के अंदर आरएनए का निर्माण करेगी, और इसी को हम कहते हैं अनुलेखन। तो एनसीईआरटी परिभाषा क्या देती है? डीएनए की दोनों रज्जु में से एक टेम्पलेट रज्जु के पूरक डीएनए की सूचना का आरएनए में कॉपी होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अनुलेखन। क्या? तो ये याद रखने का है। फोटो बना लो, परिभाषा हम लिखवा देंगे। आरएनए हमेशा 5 से 3, और डीएनए बताओ 5 से 3। याद आ रहा है? डीएनए ना। हो गया? जो लिखिए इसमें, बराबर लिखिए। डीएनए की डीएनए डीएनए की 3 से 5 वाली डीएनए की 3 से 5, 3 डैश टू 5 डैश लिखिएगा। डीएनए की 3 डैश से 5 डैश वाली टेम्पलेट डीएनए की 3 डैश से 5 डैश वाली टेम्पलेट या नॉन कोडिंग रज्जु डीएनए की 3 डैश से 5 डैश वाली टेम्पलेट या नॉन कोडिंग रज्जु टेम्पलेट या नॉन कोडिंग रज्जु के पूरक डीएनए की सूचना का
आरएनए में कॉपी होने की प्रक्रिया, डीएनए की सूचना का आरएनए में कॉपी होने की प्रक्रिया, डीएनए की सूचना यानी जो आनुवंशिक सूचना है, डीएनए की सूचना का आरएनए में कॉपी होने की प्रक्रिया, या जो प्रतिलिपि हो रही है, कॉपी हो रही है, अनुलेखन कहलाती है। डीएनए की सूचना का आरएनए में कॉपी होने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। कुछ रह गए? लिख लिया सबने? तो डीएनए की जो सूचना थी वो कहां जाएगी? आरएनए में। पर कौन सी श्रृंखला भाग लेगी बेटा? टेम्पलेट। और कौन सी दिशा वाली होती है? 3 से 5। अब आगे रीजन भी ढूंढेंगे क्यों 3 से 5 वाली को नॉन कोडिंग क्यों कहते हैं और 5 से 3 वाली को कोडिंग क्यों कहते हैं। अगर ये दोनों भाग ले ले तो क्या होगा, ये हमारे एक दूसरा सवाल होगा। एक ही क्यों लेती है और दोनों भाग ले ले तो क्या होगा, इसको हम ढूंढते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, सेकेंड, आरएनए का बनना तभी हो सकता है जब पूरक बनते हो। एनसीईआरटी साफ लिखती है, हमने लाइन क्या लिखी? 3 के 5 के पूरक क्या होगा? 5 से 3। इसका मतलब यहां पूरकता का सिद्धांत लगता है। अगली लाइन, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना पूरकता के सिद्धांत को दर्शाता है। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना पूरकता के सिद्धांत को दर्शाता है। डीएनए से आरएनए का बनना पूरकता के सिद्धांत को दर्शाता है। आप देख सकते हैं मैंने वर्ड यूज किया 3 से 5 के पूरक 5 से 3 में क्या बन रहा है? आरएनए। अब एक सबकी नजर इधर, अगर डीएनए होता तो ए का पूरक क्या होता? अगर आरएनए होता तो ए का पूरक, इसका मतलब पूरकता का मतलब समानता, हमेशा ए का टी होगा क्या? आया? अगली लाइन, पूरकता का मतलब समानता से नहीं होता है। 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 मेरी बात आ रही है? क्योंकि ए का पूरक क्या होता है? टी। अगर आरएनए की बात करेंगे तो ए का होगा यू होगा। ये आप लिख सकते हैं इसको स्पष्टीकरण करने के लिए, ताकि लाइन एनसीईआरटी की समझ में आए। डीएनए में ए का पूरक टी, डीएनए में बेटा ए का पूरक क्या होता है? टी। और आरएनए में बेटा हम बात करते हैं ए का पूरक क्या होगा? यू। ये ध्यान दीजिएगा, डीएनए में ए का टी और आरएनए में ए का यू होता है। डीएनए में ए का पूरक टी और आरएनए में ए का पूरक यू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ये चीज ध्यान देने का है। ए का टी और आरएनए में ए का यू रहेगा। अब एक जो चीज है इसमें, जो चीज समझने का है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों, दो सीक्वेंस आपको दे रखे हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो अभी अभी हाल में आया है, फिर आ सकता है 25 में। डीएनए द्विरज्जु की है, एक क्रम मैंने दिया है 3 से 5 का AGCT, क्या दे रखा है? और दूसरे में भी मैंने दिया AGCT, डीएनए रज्जु है।
अब यहां आरएनए बनाना है। आरएनए हमेशा कौन सी दिशा में होगा? 5 से 3। अगर आपको डीएनए रज्जु 3 से 5 की दिशा में दे रखा है तो उसका पूरक क्रम बनाओगे। क्या बनाओगे? पूरक क्रम बनाओगे। मेरी बात आ रही समझ में? क्या बना जाएगा? पूरक अनुक्रम। तो यहां बेटा 5 से 3 की दिशा में आप बताइए पूरक। बताइए। ए का यू, वेरी गुड। जी का, सी का, टी का, और ये बन गया आपके एमआरएनए। तो बेटा यहां ध्यान रखना, जब 3 से 5 की दिशा दे रखी हो, 3 से 5 में डीएनए दे रखा हो, तो बेटा जब भी हम बात करेंगे आरएनए की तो 5 से 3 बनेगा एमआरएनए, और पूरक अनुक्रम में बनेगा। किस अनुक्रम में बनेगा? पूरक अनुक्रम में। ध्यान दीजिएगा, यहां सिंपल सा रखना, पूरक अनुक्रम। क्या होगा बेटा? पूरक अनुक्रम होगा। पर ए की जगह क्या आ जाएगा? ए का पूरक क्या होता है? यू होगा आरएनए। अगर 5 से 3 दे रखा हो रज्जू, सेम कॉपी। क्या आएगा? सेम कॉपी। क्योंकि एमआरएनए 5 से 3 की दिशा में ही बनता है। ए का, जी का, सी का, पर टी की जगह, क्योंकि आरएनए के अंदर टी नहीं होता, तो ये चीज बन गई आपके एमआरएनए। क्या चीज सीखा? अगर डीएनए का रज्जु 5 से 3 की दिशा में हो तो आरएनए 5 से 3 की दिशा में बनेगा। पर कैसा होगा? समान अनुक्रम। कैसा होगा बेटा? समान अनुक्रम होगा। परंतु बोलो, टी के स्थान पर यू होगा। तो क्या चीज सीखी आपने? रुको रुको भी। इसका मतलब डीएनए का 3 से 5 रज्जू जब आरएनए में कन्वर्ट होगा तो पूरक अनुक्रम को दर्शाएगा, और 5 से 3 वाला सेम अनुक्रम को दर्शाएगा। तो डीएनए की 5 से 3 रज्जू में जो क्रम है वो आरएनए में 5 से 3 के अनुक्रम के समान है। तो डीएनए के कोड आरएनए के कोड के समान। तो 5 से 3 वाली को बोल दिया कोडिंग, क्योंकि इसके कोड सेम। इसका सेंस पर टी के स्थान पर, तो सब जानते हैं। तो कथन, डीएनए की 5 से 3 वाली रज्जू को कोडिंग रज्जू कहा जाता है। तर्क, क्योंकि इसके जो अनुक्रम होते हैं वो आरएनए के अनुक्रम के केवल टी के स्थान पर। स्पष्टीकरण। अगला सवाल कथन कारण का। डीएनए के 3 से 5 वाले रज्जू को टेम्पलेट रज्जू या नॉन कोडिंग रज्जू कहा जाता है, क्योंकि ये अनुक्रम आरएनए के अनुक्रम के पूरक होते हैं, कोडिंग के एंटी कोडिंग। इसलिए इसको नॉन कोडिंग कहा जाता है। आया समझ में? क्यों 5 से 3 को हमने कहा कोड और क्यों इसे कहा नॉन कोडिंग? आया? इसलिए एक ही श्रृंखला भाग ले, दूसरी तो सेम ही बता रही है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। तो ये कौन सा है बेटा? 3 से 5 वाली कोडिंग के नॉन कोडिंग? समझ में आया? सवाल कर लोगे, नीट में आएगा ऐसा दे रखा। ये टेम्पलेट या कोडिंग है। उल्टा कर दिया। और फिर 3 से 5 वाली को क्या कहेंगे? टेम्पलेट। क्या कहेंगे बेटा? 3 से 5 वाली क्या कहलाती है? टेम्पलेट, नॉन कोडिंग। और इसको बताओ 5 से 3 वाली को क्या है बेटा? कोडिंग है। सेम है ना? कोडिंग रज्जू। ध्यान रखना, डायरेक्ट ये भी दे सकता है, एग्जाम में दे देते हैं कभी भी। 5 3 है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसके बाद आप कीजिए। ये समझ में आया सबको?
अगर 3 से 5 दे रखा तो पूरक बनाना, और 5 से 3 बना दे रखा हो तो डीएनए का तो सेम। एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा सवाल, केवल टी के स्थान पर यू होगा। हो गया। चलो एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो। हम्म। पीछे हो गया बेटा। चलो चलो बोलो फटाफट करो। इसका कौन बताएगा? इसका एमआरएनए बनाना है। एमआरएनए बनाना है। मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी है आपको, दिमाग लगाना है, एमआरएनए बनाना है। कोडिंग का मतलब क्या दे रखा है? 3 से 5 के 5 से 3, बस खत्म खेल। 5 से, और एमआरएनए 5 से 3 ही बनता है। इसका मतलब बोलो, बोलो क्या होगा बेटा? ये नीट में से क्वेश्चन बनते, ए का, जी का, जी का, सी का, टी की स्थान पर ए का, जी का, सी का, और टी के स्थान पर, बस खत्म। तो कर लोगे ऐसा? तो कभी कभी डायरेक्ट दे देते हैं 3 से 5, 5 से 3, कभी कोडिंग और टेम्पलेट दे रखा आएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। सवाल का पैटर्न यही रहने वाला है, या तो डायरेक्ट दो या इनडायरेक्ट दो। कर लोगे? अब सवाल ये है कि डीएनए की एक ही श्रृंखला भाग क्यों लेते हैं भाई? दो ले ले तो क्या हो जाएगा? तो एनसीईआरटी की बात को हम देखते हैं। डीएनए की कोडिंग श्रृंखला दे रखी है, हमारे अनुक्रम बताइए, तो बेटा ध्यान दीजिएगा। अगर
टेम्पलेट दे रखी होती तो क्या करते? पूरक। ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग सवाल आएगा इस पे कि डीएनए में दोनों श्रृंखलाएं होती है, दो रज्जु होते हैं, परंतु एक रज्जु टेम्पलेट रज्जु ही भाग क्यों लेता है, दोनों क्यों नहीं लेते हैं? तो इस चीज को समझना है आपको। एक रीजनिंग क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि डीएनए की दोनों श्रृंखला अनुलेखन में भाग क्यों नहीं लेती। तो एक बार सवाल लिख लीजिए, फिर हम इसके उत्तर को ढूंढते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा अनुलेखन क्या है और उनका कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए, कोडिंग है तो कैसे बनेगा, टेम्पलेट है तो क्या। कौन सी श्रृंखला भाग लेगी? टेम्पलेट। 3 से 5 वाली की 5 से 3 वाली? 3 से 5 वाली। और आरएनए की दिशा 5 से। बस ये चीज सीखने की थी इतनी सी। हाँ यही आता है। दो इसके रीजन देख सकते, स्थितियां, दो स्थितियां हैं, एक बार सबका ध्यान समझने में फिर लिखिएगा। यूं सोचो, यदि डीएनए की एक रज्जू जो 3 से 5 वाली है वो भी आरएनए बनाए और 5 से 3 वाली भी वो भी आरएनए बनाए, अगर डीएनए की दोनों रज्जू एक एक करके अनुलेखन में भाग ले तो कितने प्रकार के एमआरएनए बनेंगे? और ये दोनों एमआरएनए आगे चलकर प्रोटीन बनाएंगे, कितने प्रकार के? और दोनों का अनुक्रम क्या होगा? अलग अलग। इसका मतलब यदि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, हम कहते हैं डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन वो एक प्रकार का प्रोटीन ही बनाना चाहिए, पर अगर डीएनए की दोनों रज्जू अलग अलग आरएनए अलग अलग प्रोटीन बनाएगी तो उसमें अमीनो अम्ल का क्रम भी क्या होगा? अलग अलग। तो इसका मतलब अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बन जाएगी। और एक प्रकार का डीएनए जो सूचना रख रहा था वो दो प्रकार के प्रोटीन बनाकर जटिलता पैदा कर देगा। डीएनए की सूचना जानी क्या चाहिए थी? जब दो सूचना होगी तो असमंजस पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमंजस। इसका मतलब एक लाइन में ये कहूं कि अगर एक डीएनए जब दो प्रकार के प्रोटीन बनाएगा तो आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में जटिलता बढ़ जाएगी। ये संभव ही नहीं है। एक डीएनए एक प्रकार की सूचना ही रख रहा था तो दो प्रकार की प्रोटीन क्यों बना रहा है? गड़बड़ हो गया मामला। अब उल्टा सोचो, यदि दोनों डीएनए की श्रृंखलाएं एक साथ आरएनए बनाए, यदि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ आरएनए बनाएगी तो जो दोनों आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक। और वो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डीएस आरएनए। और डीएस आरएनए का भी प्रोटीन, क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही प्रोटीन बना सकता है। तो दूसरी स्थिति में अगर दोनों आरएनए जुड़ गए तो द्विरज्जु की आरएनए बनने के उसे प्रोटीन कभी नहीं बनेगा। तो दोनों स्थितियां देखी, यदि एक एक करके श्रृंखला भाग लेगी तो कितने प्रकार के प्रोटीन? तो जटिलता बढ़ा देंगे। और यदि एक साथ एमआरएनए बने तो वो क्या बन जाएंगे? द्विरज, तो प्रोटीन बनेगा ही। इसलिए केवल एक टेम्पलेट रज्जु ही अनुलेखन में भाग लेती है। कथन: डीएनए की दोनों श्रृंखला अनुलेखन में भाग नहीं लेती है, केवल टेम्पलेट श्रृंखला ही भाग लेती है। तर्क:
यदि एक साथ अनुलेखन होगा तो द्विरज्जु की आरएनए बनने से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, और अलग अलग अनुलेखन होता है तो प्रोटीन निर्माण में जटिलता बढ़ जाएगी। स्पष्टीकरण, एक कथन कारण चुराया जाएगा। सवाल ऐसे भी आ सकता है, कथन कारण को ये सेपरेट भी कर लो। यदि डीएनए के दोनों रज्जु एक साथ अनुलेखन में भाग ले तो कौन सी घटना होगी, क्या होगा? द्विरज्जु की आरएनए बनेगा, एक रज्जु की आरएनए बनेगा पर प्रोटीन नहीं बनेगा, एक रज्जु की आरएनए बनेंगे परंतु भिन्न भिन्न अनुक्रम वाले प्रोटीन बनेंगे। बोलो, ये वाला आया, आरएनए भी अलग अलग और प्रोटीन भी अलग अलग, तो वो आनुवांशिक सूचना में क्या आ गई? जटिलता। एक डीएनए दो सूचना बना रहा है, गड़बड़ हो गया मामला। यदि दोनों रज्जु एक साथ भाग लेंगे तो द्विरज्जु की आरएनए बन जाएगा, दोनों पूरक होते हैं। और जब द्विरज्जु की आरएनए बन गया तो सेंट्रल डोग्मा कहता है कि एक रज्जु वाला एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है, या प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। यही कारण है कि केवल टेम्पलेट श्रृंखला एक श्रृंखला ही भाग लेती है। क्लियर है? चलो, उसके बाद अनुलेखन इकाई क्या है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अनुलेखन, फिर जेनेटिक कोडोन आ जाएगा,
फिर लैक ऑपेरॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उत्परिवर्तन तो मैंने पढ़ा दिया था ना तुम लोगों को, थोड़ा तो फिर यहाँ नहीं पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया ये? चलिए, हो गया बेटा? चलो लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आवाज नहीं बेटा, आवाज बहुत कर रहे हो तुम लोग। आज भी मैंने एक क्लास में एक बच्चे को बाहर निकाल दिया था, तो ये थोड़ा सा है ना। हाँ, बहुत शांत हूँ मैं वैसे, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो ध्यान रखना। पहली दफा निकाला है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, ऐसी हरकत नहीं करनी है। पापा को फोन भी लगाएगा, निकालने के बाद उसके पेरेंट्स से डायरेक्ट बात भी करिए, तो आप देखिए उसकी स्थिति क्या होगी बेचारे की। तो भाई साहब हेडफोन सुन रहे थे क्लास के अंदर, तो थोड़ा सा है ना, बातें कम किया करना, ऐसी हरकत नहीं, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट कॉल लगवाता हूँ सीधा पेरेंट्स से ही। तो चलें आगे। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं, अब एक नया टॉपिक है अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हिंदी में इसे कहते हैं अनुलेखन इकाई। बच्चों, जो डीएनए होता है, डीएनए का छोटा सा खंड हम बात करने वाले हैं। अगर हम इस तरह से आपको कहें कि ये डीएनए है, ज्यादा रहेगा ऐसे तो, ये वाला। यहां पे अगर हम बात करते हैं, छोटा सा पीस ले लेते हैं, ये वाला। इस चीज को ही हम कहते हैं अनुलेखन इकाई। क्या कहते हैं? तो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक डीएनए है, तो एनसीईआरटी क्या कहती है? डीएनए का खंड, एक छोटा सा खंड जो अनुलेखन में भाग लेगा, वो अनुलेखन इकाई कहलाएगा। और इस अनुलेखन इकाई में 3 क्षेत्र होंगे। कितने हैं? प्रोमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर। मेरी बात आ रही समझ में? तो डीएनए का छोटा सा खंड ही अनुलेखन इकाई कहलाता है। मेरी बात आ रही है? जिसमें कितने क्षेत्र होंगे बेटा? 3 क्षेत्र शामिल होंगे। 3 कौन कौन से बेटा? प्रोमोटर, प्रोमोटर उन्नायक, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नायक। इंग्लिश वाला याद रखना है। दूसरा क्या बेटा? रचनात्मक जीन। और तीसरा बेटा क्या होगा? समापक, टर्मिनेटर या समापक। तो एक लाइन लिख दीजिएगा बेटा, डीएनए का छोटा सा खंड, एक लाइन लिख देना फिर ये बना देना। डीएनए का छोटा सा खंड जो अनुलेखन में भाग लेता है, अनुलेखन इकाई कहलाता है। डीएनए का छोटा सा खंड जो अनुलेखन में भाग लेता है, अनुलेखन इकाई कहलाता है।
अनुलेखन इकाई कहलाता है। कितने क्षेत्र होते बेटा? इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। 3 को नाम लिख दो। एक नीट में ऐसा ही सवाल आया, नीट में से कौन सर अनुलेखन इकाई का भाग नहीं होगा? ये 3 याद रखना, चौथे पे टिक लगाना है। प्रोमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर, ये 3 तो है ही है। बहुत बेसिक सवाल आते हैं। प्रोमोटर, ऑपरेटर, संरचनात्मक जीन, टर्मिनेटर, बताओ कौन नहीं होगा? ऑपरेटर। तो एक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें 3 याद रखना है, चौथे पे टिक लगाना। ये बेसिक सवाल जो आ चुका है ऐसा। अब ये तीनों क्या चीज़ है वो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, इनकी स्थितियाँ देखेंगे कैसे रहते हैं। क्या 3 नाम लिख लिया आपने? प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर समापक। ओके बेटा, आ जाओ। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में इस तरह का जो पिक्चर दे रखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबका ध्यान मेरी तरफ। ये लेबलिंग वाला सवाल बनने की उम्मीद रहेगी ए बी सी डी में। तो ये आपको दिख रहा है, ये डीएनए दे रखा है। 2 पट्टियां क्या है? डीएनए की। एक डीएनए की रज्जू 3 से 5, दूसरी 5 से, बताओ 3 से 5 वाली क्या कहलाएगी और 5 से 3 वाली? ये पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर कुछ नई चीजें भी आपको नजर आ रही, टेम्पलेट के अंदर जो बात कर रहे हैं यहां पर ये देखिए चीज क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन दे रखी है। यही संरचनात्मक जीन जो आगे अनुलेखन में क्या करेगी? भाग लेगी। क्या लेगी? भाग। तो अनुलेखन में जो जीन भाग लेती उसी को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन। आ गया? यही संरचनात्मक जीन आरएनए, उसके बाद में डीएनए, जो बात करते हैं प्रोटीन बनाने की भी क्षमता रखेगी, पर उसका नाम फिर सिस्ट्रोन पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? वो आगे की कहानी है। अभी इतना याद रखना है, यहां पे 3 चीजें हमें पढ़नी है, प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर। संरचनात्मक जीन का काम है अनुलेखन में भाग लेना। अब अनुलेखन की अगर बात छेड़ी जाएगी तो मैं जो खड़ा हूं वो पट्टी क्या है? डीएनए है। ये पूरी पट्टी डीएनए है। ये 3 से 5 और ये 5 से 3। तो हम कहते हैं कि वो क्षेत्र जहां से अनुलेखन प्रारंभ होगा, वो क्षेत्र, वो अनुक्रम जहां से अनुलेखन प्रारंभ होगा, उसे कहते हैं प्रमोटर। और कहा जाता है प्रमोटर में नाइट्रोजन क्षारकों का विशेष क्रम होता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी नीट 24, पिछले साल नोट्स में भी 2 पॉइंट लिखवा दिए थे मैंने। रिबनाउ बॉक्स, टाटा बॉक्स, कहीं एनसीईआरटी में जिक्र नहीं, नीट 24 में आया है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में इनका जो अनुक्रम होगा वो कहलाएगा प्रिबनाउ बॉक्स। क्या कहलाएगा? प्रिबनाउ बॉक्स। और यूकैरियोट में से टाटा बॉक्स। नीट 24, आउट ऑफ एनसीईआरटी नीट 24, टाटा बॉक्स। तो प्रोमोटर वो क्षेत्र है जहां से अनुलेखन प्रारंभ। संरचनात्मक जीन वो है जो अनुलेखन करेगी और ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, और एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां अनुलेखन समाप्त, तो उसका नाम टर्मिनेटर। आ गया? चलो। पिछले साल नोट्स में मैंने 2 पॉइंट ही लिखाए थे, टाटा बॉक्स और पिबनाउ बॉक्स ही लिखाए थे। प्रोकैरियोट में ये होता है, यूकैरियोट में, और वो सेम का सेम वही क्वेश्चन नीट 24 में, सिंपल सा, ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया था।
तिरछा है, चलेगा। सबका ध्यान इधर, एक और नई चीज, स्थिति तो सबसे इंपॉर्टेंट। तीन चीज तो समझ में आ गई आपको कि प्रोमोटर क्या करता है, अनुलेखन को प्रारंभ, और टर्मिनेटर क्या करता है, समाप्त, और संरचनात्मक जीन का काम अनुलेखन में भाग लेना। टू द पॉइंट। स्थिति देखिएगा, प्रोमोटर की स्थिति क्या है, सबसे ध्यान से कोडिंग रज्जु को देखना है। एनसीईआरटी साफ लिखती है कि कोडिंग या अनुलेखन रज्जु के संदर्भ में इसकी तुलना की जाएगी, नाम दिए जाएंगे। कोडिंग रज्जु के पांचवें सिरे पर, क्या बोला, कोडिंग रज्जु के पांचवें सिरे पर, जी हां, और संरचनात्मक जीन के ऊपर अप स्ट्रीम कौन है, प्रोमोटर। और बेटा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हम बात कर रहे हैं कोडिंग रज्जु के तीसरे सिरे पर, कोडिंग रज्जु के, और संरचनात्मक जीन के डाउन स्ट्रीम में कौन है, टर्मिनेट। यहां डाउन का मतलब ही समाप्त करने से ही है, और आपका मतलब स्टार्ट करने से। ये देखो, अनुलेखन अप स्ट्रीम का मतलब स्टार्ट हो चुका है, और डाउन का मतलब समाप्त हो चुका है। ये स्थिति जो है डायरेक्ट नीट में आएगी, जो आपको ध्यान देने का। कोडिंग रज्जु से एनसीईआरटी साफ लिखती है, तुलना किसे करेंगे, कोडिंग रज्जु को हिंदी में कहते हैं अनुलेखन या कूट लेखन, कूट लेखन रज्जु भी बोलते बेटा, कूट लेखन रज्जु। एक बार लिख देता हूं, कोडिंग या कूट लेखन रज्जु के 5 सिरे, सिरे पर संरचनात्मक जीन,
संरचनात्मक जीन के अपस्ट्रीम प्रतिप्रवाह पर स्थित, और ये एनसीईआरटी कहती है बेटा, सेम चीज कोडिंग रज्जु, कोडिंग रज्जु के 3 डैश सिरे पर संरचनात्मक जीन के डाउनस्ट्रीम, हिंदी में बेटा याद रखना, आप डीपीपी हिंदी दे रखिए, अनुप्रवाह पर उपस्थित। तो ये दोनों की स्थितियां है। कोडिंग रज्जु से तुलना करनी है, किससे करनी है? कोडिंग रज्जु से। तो कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर अपस्ट्रीम पर कौन? प्रोमोटर। और कोडिंग रज्जु के 3 डैश तीसरे सिरे पर डाउनस्ट्रीम में कौन? टर्मिनेटर। प्रोमोटर जो श्रृंखला शुरू करेगा, टर्मिनेटर समाप्त करेगा, और जो अनुलेखन में भाग लेगा वो संरचनात्मक जीन। तो एनसीईआरटी लेबलिंग मैंने वैसे की, एनसीईआरटी में जो दे रखी है, ABCD का सवाल आए तो ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, बी क्या है, ये आ सकता है। हो गया? बेटा आ गया? हो गया? चलिए, अब जो हम बात करना चाह रहे हैं बेटा, इसके अंदर जो अगला हमारा जो टॉपिक है, कुछ सीक्वेंस है जो हम लैक ऑपरेंड में पढ़ेंगे कि प्रोमोटर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कुछ नियामक अनुक्रम भी पाए जाते हैं, जिन्हें रेगुलेटर जीन कहते हैं, आई जीन, जो अभी समझ में नहीं आएगा। और ये रेगुलेटर जीन कोई भी कूट लेखन में भाग नहीं लेते हैं, पर जरूरी होते हैं सीक्वेंस। आया समझ में?
ये अपन लैक ऑपरेंट में मेरे को याद दिला देना ना, जो लाइन है वहां अच्छी समझ में आएगी क्या होता है रेगुलेटर जीन। ठीक है, अब यहाँ इनका सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि एनसीईआरटी खुद कहती है अगली कक्षाओं में, आगे के जो चीजों में आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो यहां तक किसी को दिक्कत? तो अब मेन टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोकैरियोट में अनुलेखन। लगाओ हेडिंग। सबका ध्यान मेरी तरफ। जीवाणु के बारे में हम एक लाइन पढ़ चुके हैं डीएनए पैकेजिंग के अंदर कि जीवाणु के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है, वहां पर कुछ क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के साथ जुड़कर उसे पूरी कोशिका में बिखेरते नहीं है, केंद्र में पकड़कर रखते हैं। और वो जो डीएनए केंद्र में रहेगा वो किस रूप में रहेगा? और डीएनए लूप बनाकर रहता है किस रूप में? क्योंकि प्रोकैरियोट या जीवाणु में केंद्रक झिल्ली, इसका मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक के जो पदार्थ, वैसे केंद्रक तो है नहीं स्पष्ट, पर यहां का जो पदार्थ है और कोशिका द्रव्य के पदार्थ है वो आपस में मिल जाएंगे। केंद्रक झिल्ली है ही नहीं, इसका मतलब यहां केंद्रक अविकसित है, तो केंद्रक के पदार्थ कोशिका द्रव्य के पदार्थ के साथ सीधे जुड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? सीधे जुड़े। यूं कहूं कि ये पूरी कोशिका, अगर हम हमारी बात करें सेल की, ये केंद्रक है और ये जो गेट है वो केंद्रक छिद्र है। क्या है? केंद्रक। कोशिका के अंदर पढ़ा था केंद्रक की संरचना में केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक छिद्र होते हैं जहां आरएनए का और प्रोटीन का आवास। हमारी कोशिका में डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए कहां गया? कोशिका। कोशिका द्रव्य में क्या बना? प्रोटीन, और प्रोटीन वापस अंदर। पर जीवाणु के अंदर जो बात करते स्पेशली, ये झिल्लियां ही नहीं। अब गेट बंद हो गया, हमारे अंदर ये गेट बंद रहता है, जब जरूरत होगी तभी खुलेगा, पर प्रोकैरियोट में तो गेट है ही नहीं, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में कोई फर्क है ही नहीं। इसका मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना और प्रोटीन का बनना, जी हाँ, क्या होगा? साथ साथ। यानी ध्यान दीजिएगा, अनुलेखन और अनुवादन क्या होते हैं? साथ, क्योंकि कोई विभेद ही नहीं है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में स्पष्ट विभेद नहीं होने के कारण दोनों प्रक्रियाएं क्या चलेगी? साथ साथ। कारण नंबर 1, जीवाणु छोटे होते हैं, ऊर्जा इतनी नहीं होती है। अनुलेखन और अनुवादन खर्चीली प्रक्रियाएं हैं, अगर ये अलग अलग चलेगी तो जीवाणु को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, इसीलिए दोनों प्रक्रम जीवाणुओं में क्या चलते हैं? एक साथ। तो एक लाइन में बोलना चाहूंगा, जीवाणु या प्रोकैरियोट में अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रियाएं साथ साथ कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं खर्चीली है
और दूसरा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के पदार्थों में कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता, दोनों जुड़े रहते हैं, इसलिए प्रक्रियाएं साथ साथ ही शुरू हो जाती। कभी कभी तो प्रोटीन संश्लेषण शुरू होने, जो बात करें ना, अनुलेखन अभी खत्म ही नहीं हुआ, संश्लेषण शुरू हो जाएगा, ये एनसीईआरटी साफ लिखती है। अनुलेखन समाप्त नहीं होता उससे पहले ही क्या शुरू हो जाएगा, अनुवादन शुरू। इसलिए दोनों को क्या मानते हैं, साथ साथ। आ गया, ऑटो बनाया जाए, लाइन हम लिखेंगे। चीजें की पॉइंट चुरानी है, बाकी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं। कहाँ हो रहा है, कैसा आएगा, क्या चीज होगी, पॉइंट दिमाग में सेट होने चाहिए। लिखो, बोलू मैं, लिखो। जीवाणु में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, 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 अतः न्यूक्लियोइड, अतः न्यूक्लियोइड व कोशिका द्रव्य, अतः न्यूक्लियोइड व कोशिका द्रव्य के मध्य स्पष्ट विभेद नहीं होता, अतः न्यूक्लियोइड व कोशिका द्रव्य के मध्य स्पष्ट विभेद नहीं होता, पास पास है, साथ साथ है। अतः न्यूक्लियोइड व कोशिका द्रव्य के मध्य स्पष्ट विभेद नहीं होता। नेक्स्ट, यही कारण है कि यही कारण है कि जीवाणु में अनुलेखन व अनुवादन की प्रक्रिया साथ साथ, यही कारण है कि जीवाणु में, यही कारण है कि जीवाणु में अनुलेखन व अनुवादन, अनुलेखन व अनुवादन की प्रक्रिया साथ साथ कोशिका द्रव्य में, अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया साथ साथ कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार लगा था ना, कि जीवाणु के अंदर दोनों प्रक्रियाएं क्या होगी, कोशिका द्रव्य में। हमारे अंदर अनुलेखन केंद्रक में और अनुवादन कोशिका, अनुवादन हमेशा कोशिका द्रव्य में होगा, पर अगर अनुलेखन की बात छेड़ी जाए तो यूकैरियोट्स में केंद्रक में और प्रोकैरियोट में कोशिका द्रव्य। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन अगर मिक्सअप किया जाए ना तो बनाया जा सकता है। समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अब आरएनए बनाना है। डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो आरएनए बनाने के लिए सोचो आरएनए पॉलीमरेज। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, डीएनए पॉलीमरेज लंबी श्रृंखलाएं बनाता था, परंतु श्रृंखला को शुरुआत नहीं कर पाता था। कौन कौन वहां जरूरी था, आरएनए प्राइमर। सेम चीज बेटा, यहां आरएनए पॉलीमरेज भी श्रृंखला को शुरू, क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर स्थान को पहचान ही नहीं पाएगा, कुछ और कारक चाहिए, और वो कारक है सिग्मा। आया, और समाप्त करने वाले रो। तो इसका मतलब यहां भी आरएनए पॉलीमरेज स्वतंत्र रूप से अपना कार्य किसी पर निर्भर रहेगा। क्योंकि हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो यहां डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होगा कि आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भर। क्योंकि जीवाणु बहुत छोटे होते हैं तो एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए बनाएगा। जब कोई एक ही चीज सारी चीज बना देता है तो काम का बंटवारा नहीं होता है।
जीवाणुओं में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम श्रम विभाजन को नहीं दर्शाता है। तर्क, एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एमटीआर सभी आरएनए का निर्माण कर देता है। हमारे अंदर सुनना अंतर नंबर 2, हमारे अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होंगे। कितने प्रकार के? और तीनों ही अलग अलग प्रकार के क्या बनाएंगे? आरएनए। तो काम का क्या हो गया? बंटवारा। तो हमारे अंदर आरएनए पॉलीमरेज श्रम विभाजन को दर्शाता है, जबकि जीवाणुओं में नहीं दर्शाता है। आ गया? चलो तो लिखो नंबर 2 यहां पर। जीवाणु में डीएनए निर्भर जीवाणु में डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज जीवाणु में डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का होता है। जीवाणु में डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का होता है जो सभी आरएनए का निर्माण करता है। जो सभी आरएनए का निर्माण करता है। जो सभी आरएनए का निर्माण करता है। अतः जीवाणुओं में ये एंजाइम श्रम विभाजन को नहीं दर्शाता। अतः जीवाणु में ये एंजाइम श्रम विभाजन को नहीं दर्शाता। कथन कारण कर लोगे कि जीवाणु में आरएनए पॉलीमरेज श्रम विभाजन को नहीं दर्शाता है। तर्क, क्योंकि एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए बना देता है। कथन और कारण। तो भाई ये कैसे बनेगा? यहां एक और चीज सुन लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम की तरह काम करता बेटा। किसकी तरह होता है ये? होलो एंजाइम। ये आउट ऑफ है बट बहुत अच्छा सवाल है। होलो एंजाइम पढ़ा ना बेटा? चलिए कुछ कारक काम करते हैं। यहाँ है कोर एंजाइम और सिग्मा साथ में जुड़ता है तब ये पूरा हो पाता, अदरवाइज तो अधूरा है। और कोर एंजाइम एक पूरा ग्रुप होता है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा। तो याद रखना आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है जो कोर एंजाइम और सिग्मा कारक से मिलकर बना होता है। इसके बिना श्रृंखला शुरू ही नहीं हो सकती। 3 चरण देखेंगे इसमें, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। एक सवाल नीट का है, यही आएगा। प्रोकैरियोट में श्रृंखला शुरुआत करने वाला कारक सिग्मा और समाप्त करने वाला रो। खत्म। ये रिकॉर्ड रहा आज तक का। अच्छा आप पढ़ोगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा यार क्वेश्चन क्या बने हुए। वो है कि अच्छी तल्लीनता से जब पढ़ा जाए चैप्टर, तो पूरा रमा हुआ ना चैप्टर, तो बच्चा खुद ही निकाल लेता है, अरे यार यही तो बन रहे क्वेश्चन, फिर मैं क्या लोड ले रहा हूँ इतना। टाइम लगेगा, इतना बार पढ़ोगे जब होगा। आगे चलें बेटा। तो चलिए प्रक्रिया देखते हैं। 3 प्रक्रिया हैं, आरंभन, दीर्घीकरण और समापन। ये हो गया। चलूं मैं आगे। पॉलीमरेज कोर एंजाइम और सिग्मा कारक से मिलकर बना, तो ये सिग्मा बोलते हैं इसको, है ना। ये याद रखने जैसा जरूरत नहीं है, जैसा आइडिया। 5 पॉलीपेप्टाइड है। कितनी है? 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, इतना सा याद रखना बस। 5 कोर एंजाइम से बोल।
चलिए, अनुलेखन के चरण। आप लिख देना हेडिंग अनुलेखन के चरण। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहला, प्रारंभन, इनिशिएशन। बेटा कभी कभी आर ने बोली तो बड़ा नहीं लिख पाएंगे, आरपी लिखेंगे अपन, आरपी चलेगा। एक बार लिख लेते हैं आरपी। आरपी का मतलब आरएनए पॉलीमरेज। एनसीईआरटी क्या ऐसे घुमा घुमा के कुंडली में कुछ समझ में नहीं आता, इससे आपको आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का फोटो देखकर आपको लेबलिंग का नहीं आ सकता सवाल, ठीक है। डेटाबेस ही आएगा, जो चित्र इंपॉर्टेंट वो अपने आप पता चल जाते हैं। 5 से 3, 3 से 5 डीएनए दे रखा है। ये एक प्रोमोटर स्थल है, ये आरएनए पॉलीमरेज गोला है और ये सिग्मा कारक है। बड़ी बड़ी बातें समझनी है। हो गया? अरे, हो गया क्या? नहीं हुआ? बना लोगे, मैं और लिखूंगा तो फिर। अभी लिखना मत, ठीक है। हो गया? अरे कितना लिखोगे रे, बनाओगे तुम लोग? हाँ फिर। आयो बेटा, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में अनुलेखन के 3 चरण होंगे। कितने चरण होंगे बेटा? 3 चरण। ध्यान से सुनना। प्रारंभन का मतलब यहां पर जो डीएनए द्विरज्जु की आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो है प्रोमोटर स्थल, वो स्थल जहां से अनुलेखन क्या होगा? प्रारंभ। इसमें विशेष नाइट्रोजन क्षारक, 6 नाइट्रोजन क्षारक का क्रम होता है, जिसे प्रिब्नाउ बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिब्नाउ। ठीक है, याद रखने का है। दूसरी बात है कि यहां पर एक आप देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज है, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करेगा। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना और हाइड्रोजन बंध को तोड़ना। हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा तो ये श्रृंखला अलग अलग हो जाएगी डीएनए की। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम हेलिकेज करता था,
और यहां हाइड्रोजन को तोड़ने का काम आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा तो श्रृंखला क्या हो जाएगी, अलग, और 3 से 5 के पूरक एक नई श्रृंखला आरएनए को स्टार्ट किया जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना और हाइड्रोजन बंध को तोड़ना काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का। पर खास बात यह है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर स्थल की पहचान नहीं कर पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर की पहचान नहीं कर पाता है तो श्रृंखला प्रारंभ नहीं होगी। अतः आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक सिग्मा कारक जुड़ेगा और यह सिग्मा कारक की प्रोमोटर की क्या करवाएगा, पहचान, और श्रृंखला क्या होगी, शुरू। वे उसी तरह है जैसे डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला को प्रारंभ नहीं कर पा रहा था। तो प्रारंभ किसने किया था, आरएनए प्राइमर ने। क्लियर है। और प्राइमर का काम स्टार्टिंग में ही था, तो सिग्मा का काम भी स्टार्टिंग में ही है। फिर वहां प्राइमर हट गया था, यहां भी सिग्मा हट जाए। तुलना करके पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी समझ में आएगा। क्लियर है। अब दूसरा चीज देखो, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की भूमिका थी। एनसीईआरटी यहां भी सेम लाइन लिखती है कि यहां भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यही टूटेंगे तो न्यूक्लियोटाइड देंगे और ये टूट कर क्या देंगे, ऊर्जा। यहां भी कितनी भूमिका, दोहरी भूमिका, सेम लाइन। अब श्रृंखला शुरू होने के बाद खेल किसका, अब वापस देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते गए और यहां आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा। अब सिग्मा का कोई रोल है क्या, नहीं। एक बार आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है वो श्रृंखला को आगे बढ़ाता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज की तरह, और नया आरएनए 5 से 3 की दिशा में बनेगा और ये गाड़ी चलती रहेगी, नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे। लास्ट में बेटा यहां पर एक और चीज आएगी, टर्मिनेटर। कौन आएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज उसको पहचान नहीं पाएगा, तो फिर एक कारक कौन आएगा, रो कारक। तो रो कारक आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़कर टर्मिनेटर की क्या करेगा, पहचान, और श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त। ठीक है। तो इसमें लिख लो पहले फटाफट, पहले वाले में लिखना है, पहला ही डायग्राम बनाया ना आपने, लिखिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज दोनों साथ क्यों बनाए, मैंने मना किया ना दूसरा डायग्राम नहीं बनाना है। बना दिया सबने, पहले बताओ सबने बना दिया क्या, नहीं तो एक तीसरा और बना के फिर एक साथ लिखवा दूं। बस बस एक एक करके लिखो। ओके बेटा हेडिंग लगा देना जिसने। देखिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर की पहचान नहीं कर पाता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर की पहचान नहीं कर पाता है। अतः आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर की पहचान नहीं कर पाता है, अतः सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर की पहचान नहीं कर पाता है, अतः सिग्मा कारक आरपी के साथ जुड़कर, आरपी मतलब, अतः सिग्मा कारक, अतः सिग्मा कारक आरपी के साथ जुड़कर प्रोमोटर की पहचान करता है। अतः सिग्मा कारक आरपी के साथ जुड़कर प्रोमोटर की पहचान करता है। नेक्स्ट लाइन, प्रोमोटर वो स्थान होते हैं जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट लाइन, प्रोमोटर वो क्षेत्र होते हैं जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है। प्रोमोटर वो क्षेत्र होते हैं जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है। यहां 6 नाइट्रोजन क्षारकों का विशेष क्रम, यहां 6 नाइट्रोजन क्षारकों का विशेष क्रम प्रिब्नाउ बॉक्स कहलाता है। यहां 6 नाइट्रोजन क्षारकों का विशेष क्रम प्रिब्नाउ बॉक्स कहलाता है। टाटा 80, यहां 6 नाइट्रोजन क्षारकों का 10 में से 6 विशेष होते हैं,
उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रिबनाउ। पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्रिबनाउ, याद रखना देगा। पी फॉर, और पी फॉर, एच फॉर ह्यूमन, एच फॉर ऑर्गेनेस। ऑर्गेनेस का दूसरा नाम टाटा बॉक्स होता है। याद करने का तरीका, ह्यूमन में हॉगनेस, प्रोकैरियोट में पी प्रिबनाउ। ये बहुत तरीके याद रखने को, भी भूलते भी नहीं होंगे। आ गया? चलिए नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, अगली लाइन लिख दीजिए। आरएनए पॉलीमरेज यानी आरपी हाइड्रोजन बंध तोड़ने के साथ साथ, आरपी हाइड्रोजन बंध तोड़ने के साथ साथ, आरपी हाइड्रोजन बंध तोड़ने के साथ साथ नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का भी कार्य करता है। आरपी हाइड्रोजन बंध तोड़ने के साथ साथ नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का कार्य भी करता है। आरपी हाइड्रोजन बंध तोड़ने के साथ साथ, एनसीईआरटी साफ लिखती लाइन, हाइड्रोजन बंध को कौन तोड़ेगा? आरपी, और नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा भी कौन? आरपी। आ गया? फिनिश करते हैं। अगला लिखिए दीर्घीकरण, नंबर 2 दीर्घीकरण। फोटो बनाइए, बना दिया तो मत बना बस, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ फिर आवाज कर रहे हो तुम लोग? क्या है यार, या तो ज्यादा समझ में आया, आया नहीं, यही होता है। 2024 की फर्स्ट राउंड में 660 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है जनरल, और 658 है ओबीसी का, 2 नंबर का ही फर्क है। 660 फर्स्ट राउंड एआई कोटा। आ रहा है समझ में? फर्स्ट राउंड का कितना है? हाँ अब आप बोलो। एकीकरण बन गया। हर चीज बाई हार्ट याद होगी ना रमी की, तब गाड़ी आएगी भाई साहब पटरी पे, ध्यान रखना। इसे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये चिक 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 करते रहते हो। साबित करना पड़ेगा भाई साहब, नंबर लाके, वही है और कुछ नहीं है। नीट का पैटर्न यहाँ पे इतना ही है, नंबर लाओ तभी आपका सिलेक्शन है। सिंपल सा पैटर्न यही है, यहाँ नंबर आएंगे वहां नंबर आएंगे। बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसा है वो वैसा वो करा, ये हर स्टूडेंट की क्या चीज है यार। पढ़ाई पे फोकस क्या करो ना, उस पर रहनी। जो कर लेते हैं वो अपना रिवाइज करें, देखें नोट्स को, जो लिख रहे हैं वो लिखते रहें। इतना समय होता है यार, हर क्लास में ये चीज है, चिक 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 वो चलता रहता है, डिस्कशन वो है वो है, पढ़ाई पे ध्यान जाता ही नहीं है आपका। हो गया? टाइम यूं निकल जाएगा, गया अगस्त से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया और नोटिफिकेशन आ गया। इस बार जल्दी आएगा। चलिए, दीर्घीकरण के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिग्मा कारक क्या होता है? हट जाता है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता रहेगा। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिनका दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजन क्षारक भी देगा और टूटकर ऊर्जा भी मुक्त करेगा। यहां ध्यान रखना, सिग्मा कारक हट गया है। सिग्मा कारक केवल प्रमोटर की पहचान करने का ही काम करेगा, और श्रृंखला 5 से 3 की तरफ आगे बढ़ेगी। नया आरएनए किस दिशा में बनेगा? 5 से 3। लिखो, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में आरपी से सिग्मा कारक हट जाता है। इस प्रक्रम में आरपी से सिग्मा कारक हट जाता है।
इस प्रक्रम में आरपी से सिग्मा कारक हट जाता है और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट नाइट्रोजन क्षारक प्रदान करने के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त करते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट नाइट्रोजन क्षारक प्रदान करने के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त करते हैं जो आरएनए के बहुलीकरण में उपयोगी होती है फिनिश। जो आरएनए के बहुलीकरण कौन सी दिशा में? 5 से, और डीएनए का बहुलीकरण भी। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एक खर्चीली प्रक्रिया है, तो क्या अनुलेखन भी खर्चीली है? यस। तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है और नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ रहा है। लास्ट फाइनल समापन डायग्राम बनाओ फटाफट। ये रो कारक है, बस रो कारक की भूमिका होगी। मैं घड़ी चलाना ही बंद कर दिया आजकल, टाइम के। लास्ट एक लाइन लिख के जाएंगे भाई साहब, एक लाइन लिख दीजिए। रो कारक आरपी के साथ जुड़कर रो कारक, एक लाइन है, रो कारक आरपी के साथ जुड़कर रो कारक आरपी के साथ जुड़कर टर्मिनेटर की पहचान करता है। रो कारक आरपी के साथ जुड़कर टर्मिनेटर की पहचान करता है और श्रृंखला 5 से 3 की दिशा में समाप्त हो जाती है। और श्रृंखला 5 से 3 की दिशा में समाप्त हो जाती है। तो आरएनए कौन सी दिशा में? 5 से 3। तो प्रारंभन कारक सिग्मा, समापन। चलिए फिनिश करते हैं इस चीज को। अगली बार हम मिलेंगे यू कैरेट में अनुलेखन को और जेनेटिक कोडॉन आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड लक।